मशहूर अमेरिकी लेखक और व्यंग्यकार मार्क ट्वेन ने एक बार कहा था, अ लाई कैन ट्रेवल हाफ वे अराउंड द वर्ल्ड व्हाइल द ट्रूथ इज पुटिंग ऑन इट्स शूज। हिंदी में इसका अर्थ यह है कि जब तक सच अपने जूते पहन रहा होता है तब तक झूठ आधी दुनिया का चक्कर काट चुका होता है। आज के जमाने में अगर हम इसे इंप्लीमेंट करें तो ये फेक न्यूज की तरफ इशारा करता है। गूगल, फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल हम सभी करते हैं, आप सब करते होंगे, और आप इनका इस्तेमाल इसलिए भी ज्यादा करते हैं क्योंकि ये सब बिल्कुल मुफ्त है। कभी आपने सोचा है कि ये लोग आपसे पैसा क्यों नहीं लेते? सारी सेवाएं आपको मुफ्त में कैसे मिलती हैं? हम इनके लिए कोई पैसा नहीं देते, सिर्फ अपना इंटरनेट डेटा खर्च करते हैं। लेकिन ये सारी कंपनियां अब आपकी पसंद नापसंद और आपके व्यवहार को नियंत्रित करने लगी हैं। आप इनके लिए एक प्रोडक्ट बन चुके हैं जिसे इन कंपनियों ने अब एक तरह से खरीद लिया है। अक्सर एक बात कही जाती है, वो ये कि अगर आपको कोई प्रोडक्ट मुफ्त में मिल रहा है तो आप खुद प्रोडक्ट बन जाते हैं। इसलिए इस मामले में आप सब प्रोडक्ट बन चुके हैं। अब आपको ये सारी कंपनियां ये बताती हैं कि आपको क्या खरीदना चाहिए, कहां आपको घूमने फिरने जाना चाहिए, यहां तक कि किस राजनीतिक दल को चुनाव में वोट देना चाहिए, वो भी यही कंपनियां आपको बताती हैं और आपको प्रभावित करती हैं। फेसबुक, ट्विटर और गूगल जैसी कंपनियां देश की राजनीतिक व्यवस्था में भी अब दखल देने लगी हैं। ये कंपनियां अगर चाहें तो किसी देश में चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश भी कर सकती हैं और कोई नई खास पार्टी की सरकार भी बनाने में मदद कर सकती हैं। फेक न्यूज फैलाकर सरकारों के खिलाफ लोगों में एक नकली गुस्सा पैदा कर सकती हैं। हाल के दिनों में आपको इसके बहुत सारे उदाहरण देखने को मिले हैं। आपको याद होगा, नागरिकता कानून यानी CAA के खिलाफ इस साल के शुरू में हुई हिंसा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अक्सर हम सोचते हैं कि गूगल एक सर्च इंजन है और फेसबुक अपने दोस्तों और परिवार के साथ जुड़ने और उनके साथ अपने फोटो शेयर करने का एक माध्यम है। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आज हम आपको जो कुछ बताने जा रहे हैं उसके बाद आपकी राय हमेशा के लिए बदल जाएगी। पूरी दुनिया में यह बहस चल रही है कि क्या फेसबुक और ट्विटर किसी खास पार्टी और विचारधारा के पक्ष में काम कर रहे हैं। इसी महीने की शुरुआत में भारत की संसद की स्थायी समिति ने फेसबुक के इंडिया हेड अजीत मोहन को बुलाया था। इस बैठक में कुछ सांसदों ने फेसबुक से कई सवाल पूछे थे और उन पर लग रहे आरोपों पर फेसबुक की सफाई मांगी थी। इस बैठक में जो बातें सामने आई वो आज हम आपको बताने वाले हैं, और जो बातचीत इस बैठक में हुई है, जब आप उसे सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। इस बैठक में जो कुछ हुआ, जो बातचीत हुई, फेसबुक से जो सवाल पूछे गए, फेसबुक पर जो आरोप लगाए गए, वो उनके अनुसार वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले फेसबुक ने कांग्रेस से जुड़े लगभग 700 फेसबुक पेज डिलीट कर दिए थे। लेकिन इन 700 फेसबुक पेजेस की फॉलोअर्स की संख्या सिर्फ 2 लाख के आसपास थी। यानी पेज तो 700 थे लेकिन फॉलोअर्स थे सिर्फ 2 लाख। जबकि इसी दौरान फेसबुक ने बीजेपी का समर्थन कर रहे सिर्फ 15 पेजेस को हटाया था। लेकिन इन 15 पेजेस के फॉलोअर्स की संख्या थी 26 लाख। तो अगर आप देखेंगे, जब संख्या बताती है फेसबुक, तो फेसबुक कहती है कि बीजेपी के तो हमने 15 पेज हटाए और कांग्रेस के देखिए 700 पेज हटा दिए। लेकिन इस संख्या के अंदर ही कैच है, क्योंकि कैच जो है वो ये है कि फॉलोअर्स कितने थे। भारत में फेसबुक पर पोस्ट की जा रही खबरों के फैक्ट चेक के लिए कुछ बाहरी एजेंसियों की सहायता ली जाती है। इसको आप ऐसे समझिए कि फेसबुक पर जो खबरें पोस्ट की जाती हैं उनमें से बहुत सारी नकली होती हैं, फेक न्यूज भी होती हैं। उन खबरों की सत्यता को जांचने के लिए फैक्ट चेक एजेंसियां रखी जाती हैं जो फैक्ट्स को चेक करती हैं। अब बड़ी बात यह है कि जिन एजेंसियों को इन खबरों की फैक्ट चेक करने की जिम्मेदारी दी गई है, ये एजेंसियां भी एक खास विचारधारा से जुड़ी हुई हैं। इन एजेंसियों के कुछ लोग कुछ खास राजनीतिक दलों से जुड़े हुए लोग हैं और उन्हीं पार्टियों की विचारधारा में विश्वास रखते हैं। यह भी पाया गया कि फेसबुक के लिए फैक्ट चेक करने वाले खुद ही कई बार फेक न्यूज फैलाते हैं, यानी चोर के हाथ में ही चाबी दे दी।
लोकसभा चुनाव से पहले देश में नए हवाई अड्डों को लेकर ऐसी ही एक अफवाह या कह लीजिए फेक न्यूज फेसबुक के ही एक फैक्ट चेकर ने फैलाई थी। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि पिछले 4 साल में देश में 35 एयरपोर्ट बनाए गए हैं, लेकिन फेसबुक की तरफ से नियुक्त फैक्ट चेक वेबसाइट ने प्रधानमंत्री के इस दावे को गलत बताया और कहा कि 35 नहीं, सिर्फ 7 नए हवाई अड्डे ही बनाए गए हैं। और इसके बाद सरकार ने बाकायदा एक औपचारिक बयान जारी करके सारे तथ्य रखे थे, यानी जिन लोगों पर फेसबुक फैक्ट चेक के लिए भरोसा किया जाता है उनके खुद के फैक्ट गलत निकल रहे थे। क्या कहा था तब मैं आपको आज बताना चाहता हूं। देखिए, जो फैक्ट चेकर है फेसबुक का, वो ये लिखते हैं नंबर ऑफ ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स। There are now 100 airports in India, out of which 35 were built in the last 4 years. Prime Minister Narendra Modi said on September 24, 2018 at the inauguration of Sikkim's first airport in Pakyong. तो इनका ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमने 35 एयरपोर्ट 4 साल में 35 नए एयरपोर्ट्स बनाए हैं, और फेसबुक का ये जो फैक्ट चेकर है ये कहता है कि प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं, 35 नहीं बने हैं। फिर वो कहते हैं कि फैक्ट चेकर की मदद से नॉट मोर देन 7 एयरपोर्ट्स वर मेड ऑपरेशनल ओवर द लास्ट 4 years अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल डेटा। तो फैक्ट चेकर कह रहा है कि जो प्रधानमंत्री ने बताया 35 नहीं बने, वो कह रहे हैं सिर्फ 7 नए एयरपोर्ट्स बने हैं। और उसके बाद भारत की सरकार ने बाकायदा इस बात को लेकर ट्वीट्स किए हैं, विचारधारा और अपने जो सही संख्या वो बताई है। लेकिन यहां जो बड़ी बात है वो ये है कि भारत सरकार ने एक आंकड़ा दिया और फेसबुक का फैक्ट चेकर उस आंकड़े को लेकर फेक न्यूज फैला रहा है। फिर यह भी देखा जा रहा है कि फेसबुक एक खास विचारधारा के नेताओं के हेट स्पीच वाले जो उनके बयान हैं, यानी उनके जो भाषण हैं, जो हेट स्पीच हैं, वो बार बार अनुरोध करने के बाद भी हटाती नहीं है। इन हेट स्पीच करने वाले लोगों में असदुद्दीन ओवैसी और कन्हैया कुमार के भाषण शामिल हैं। इन्हें कई बार कहा गया कि आप इनको हटा लीजिए, लेकिन इन्होंने ये भाषण हटाए नहीं। कुछ सांसदों के इन आरोपों के जवाब फेसबुक के अधिकारियों से मांगे गए और अभी इसका इंतजार है कि वो क्या जवाब देंगे। आज मैं सारे पेपर्स उनके लेकर आया हूं, किस किस ने क्या जवाब दिए हैं, किस किस पर क्या आरोप लगे हैं, और ये सारी बातें यहां पर लिखी हुई हैं। यहां आपको ये जानना चाहिए कि भारत में फेसबुक में काम करने वालों का बैकग्राउंड क्या है, उनकी पृष्ठभूमि क्या है। हम यहां आपको ये बताना चाहते हैं कि यह जानकारी संसद की स्थायी समिति की बैठक में रखी गई है। फेसबुक इंडिया के एमडी अजीत मोहन यूपीए सरकार के समय योजना आयोग में काम किया करते थे। यूपीए सरकार के समय भारत के प्लानिंग कमीशन में काम किया करते थे। ये जानकारी सामने आई है। वो यूपीए सरकार में ही शहरी विकास मंत्रालय में भी काम कर चुके हैं। ये बात भी सामने आई है। 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अजीत मोहन को फेसबुक का एमडी बना दिया गया। क्या लिखा है मैं आपको पढ़कर बताता हूं। Facebook's MD Ajit Mohan used to work with the Planning Commission under UPA. He had worked with the Ministry of Urban Development under UPA. He was appointed as the MD of Facebook in 2018, a year before 2019 general elections. यानी अब जो फेसबुक के एमडी हैं, ये पहले प्लानिंग कमीशन में काम किया करते थे यूपीए सरकार के समय, और फिर इन्हें अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में भी काम मिला एक कंसल्टेंट के तौर पर, यानी इन्हें लाभ दिए गए हैं। ये लाभान्वित हुए हैं यूपीए की सरकार के दौरान। और फिर जब लोकसभा चुनाव आने वाले थे, उससे ठीक 1 साल पहले इन्हें फेसबुक का इंडिया हेड नियुक्त कर दिया गया। फेसबुक का एमडी इंडिया में बना दिया गया। जाहिर है अपना आदमी है, उसे फेसबुक का एमडी नियुक्त कर दिया गया चुनाव से ठीक 1 साल पहले। इसके बाद बात करते हैं फेसबुक की पब्लिक पॉलिसी टीम के सिद्धार्थ मजूमदार की। सिद्धार्थ मजूमदार सोनिया गांधी और अहमद पटेल के काफी करीबी बताए जाते हैं और इस बारे में भी फेसबुक से सवाल जवाब किए गए।
Siddharth Mazumdar, a lead in Facebook's public policy team, had previously worked for Sonia Gandhi's strategist and senior Congress leader Ahmed Patel. He also runs a Twitter account called as Nyay Sahai. The Twitter handle often abuses the Modi government and the Hindus. ये लिखा है इसके अंदर। यानी फेसबुक की पब्लिक पॉलिसी टीम में जो सिद्धार्थ मजूमदार हैं, वो एक ट्विटर हैंडल चलाते हैं। उस ट्विटर हैंडल से मोदी सरकार के खिलाफ ट्वीट्स किए जाते हैं और वो कांग्रेस के जो अध्यक्षा हैं सोनिया गांधी, उनके भी करीबी माने जाते हैं। अब आप सोचिए, जो एक खास विचारधारा और खास लोगों की पार्टी के साथ करीबी लोग हैं, उन्हें अगर फेसबुक में इतने महत्वपूर्ण पदों पर रख दिया जाएगा तो फिर फेसबुक से आप न्यूट्रलिटी की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। आगे इसमें लिखा है, जो मैंने पहले आपको बताया कि असदुद्दीन ओवैसी ने काफी हिट स्पीच दिए, उनके हिट स्पीच नहीं हटाए गए। इसमें यह भी लिखा है कि एक बार कांग्रेस पार्टी की जो इंटरिम प्रेसिडेंट हैं सोनिया गांधी, उन्होंने भी एंटी सीएए रैली में इस तरह का एक भड़काऊ भाषण दिया, उसे भी फेसबुक ने नहीं हटाया। और इसके अलावा भी कई और ऐसे नेता हैं जिन्होंने ऐसे भाषण दिए हैं और उन्हें नहीं हटाया गया, यानी उन्हें फेसबुक पर अभी भी आप जाकर देख सकते हैं, जो कि उनकी अपनी पॉलिसी के खिलाफ है। फेसबुक में काम करने वाली कविता के विपक्षी दल के एक सांसद के साथ 2015 से 2017 के बीच काम कर चुकी हैं, उनके बारे में भी लिखा है। तो कविता के जो कि फेसबुक के साथ काम करती हैं, इनके लिंक्डइन प्रोफाइल से यह पता चलता है कि ये तृणमूल कांग्रेस के साथ काम कर चुकी हैं पहले। और कविता's LinkedIn profile mentions that she had worked as principal policy associate for TMC leader डेरेक ओब्रायन। डेरेक ओब्रायन के साथ ये काम कर चुकी हैं, तृणमूल कांग्रेस के साथ काम कर चुकी हैं और अब ये फेसबुक में काम करती हैं। और इनकी डेजिग्नेशन क्या है? पब्लिक पॉलिसी मैनेजर, इंडिया, साउथ एशिया एंड सेंट्रल एशिया फेसबुक। यानी फेसबुक की जो पब्लिक पॉलिसी मैनेजर हैं भारत और दक्षिण एशिया की, वो तृणमूल कांग्रेस के लिए पहले काम करती थी और तृणमूल कांग्रेस के एक राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन के लिए 2015 से 2017 के बीच काम कर चुकी हैं और अब फेसबुक में है। मनीष खंडूरी फेसबुक के न्यूज पार्टनरशिप हेड रह चुके हैं। उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले फेसबुक छोड़ दिया था और कांग्रेस पार्टी के टिकट पर उत्तराखंड की गढ़वाल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था। उनके बारे में भी सवाल पूछा गया था और कहा गया था कि इस तरह के लोग अगर फेसबुक में रहेंगे तो फिर फेसबुक न्यूट्रलिटी के साथ कैसे काम कर सकती है। उनके बारे में क्या लिखा है? मनीष खंडूरी, फॉर्मर हेड ऑफ न्यूज पार्टनरशिप्स एट फेसबुक, हैड लेफ्ट फेसबुक टू जॉइन कांग्रेस पार्टी। फिर उन्होंने चुनाव भी लड़ा। और मनीष खंडूरी प्रेजेंटली वर्क्स इन द नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल सोशल मीडिया ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। यानी जो खंडूरी साहब हैं, मनीष खंडूरी, इन्होंने पहले फेसबुक छोड़ा, फिर कांग्रेस ज्वाइन कर ली, फिर चुनाव भी लड़ा और आजकल ये कांग्रेस के सोशल मीडिया सेक्शन में, सोशल मीडिया विंग में कांग्रेस पार्टी के लिए काम करते हैं और ये इससे पहले हेड ऑफ न्यूज पार्टनरशिप्स फेसबुक के रह चुके हैं। ये सारे आरोप मैं नहीं लगा रहा हूं, ये सारे आरोप जी न्यूज के नहीं हैं, ये सारे आरोप हमारे नहीं बल्कि संसदीय जो समिति है उसके सदस्यों के हैं। हमें इन पर फेसबुक के जवाबों का इंतजार रहेगा और भारत की संसद को भी, इस समिति को भी फेसबुक के जवाब का इंतजार रहेगा। ये सारे सवाल फेसबुक से पूछे गए हैं और ये सवाल हवा में नहीं पूछे गए हैं, इनके पीछे सबूत दिए गए हैं। फेसबुक में जो महत्वपूर्ण पदों पर जो लोग बैठे हुए हैं, इनके बायोडेटा क्या कहते हैं, इनके पुराने एसोसिएशंस क्या कहते हैं, इनकी विचारधारा क्या कहती है, इन्होंने जो अपने दूसरे ट्विटर अकाउंट्स बनाकर रखे हैं उनमें ये किस तरह के ट्वीट्स करते हैं, इनकी विचारधारा क्या है, किस पार्टी से इनकी करीबी है, ये सब कुछ और कहानी बताता है। क्या सोशल मीडिया हमारे व्यक्तित्व और सोचने के तरीके को भी बदल रहा है? तो सोचिए, जब सोशल मीडिया में, फेसबुक में अगर इस तरह के लोग बैठे हैं और वो आपको उसी तरह का कंटेंट लगातार आपके जीवन में पुश कर रहे हैं,
आपको मजबूर कर रहे हैं कि आप वही कंटेंट देखिए और फिर उस पर विश्वास कर लीजिए, उससे इन्फ्लुएंस हो जाइए, तो फिर आपके फैसलों को लगातार प्रभावित करने की कोशिश हो रही है। तो क्या सोशल मीडिया आपके पूरे सोचने समझने की शक्ति को प्रभावित कर सकता है? क्या आपकी पर्सनैलिटी को प्रभावित कर सकता है? गूगल, फेसबुक और ट्विटर जैसी जो कंपनियां हैं, इनके कुछ शुरुआती कर्मचारियों ने यह बताया है कि इन तमाम लोगों ने जो सोचकर इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बनाया था, वो सोचा तो कुछ और था, लेकिन अब ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कुछ और ही बन गए हैं। और ये हम नहीं कह रहे हैं, इन बड़ी बड़ी कंपनियों के जो फाउंडर्स हैं, जिन्होंने इन्हें बनाया है, जो शुरुआती दौर में यहाँ काम करते थे, उन्होंने ये कहा है कि हमने तो कुछ और सोचकर इन्हें बनाया था, लेकिन ये कुछ और बन गए। वेबसाइट्स के इन पूर्व कर्मचारियों ने, इन कंपनियों के पूर्व कर्मचारियों ने जो कुछ बताया है, उसके आधार पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई गई है। और इस डॉक्यूमेंट्री में पूर्व कर्मचारियों का कहना है कि इंटरनेट कंपनियां अब हर समय आप पर नजर रखती हैं। आप क्या पढ़ते हैं, क्या देखते हैं, कितनी देर तक देखते हैं, ये सारा डेटा हर समय रिकॉर्ड होता रहता है। ये कंपनियां जानती हैं कि आप अब किस मूड में हैं, आप कब खुश हैं, कब आप परेशान हैं। इतना ही नहीं, वो ये भी जानती हैं कि आपकी निजी जिंदगी में क्या चल रहा है और आप किन लोगों से मिलते जुलते हैं। जब वो इसका अनुमान लगा लेती हैं, तो आपके व्यवहार को बदलने की कोशिश भी कर सकती हैं। करोड़ों लोगों की जानकारी रखने के लिए गूगल, फेसबुक और ट्विटर जैसी कंपनियों ने बड़े बड़े डेटा सेंटर्स बनाकर रखे हैं। ये सारा काम जिस टेक्नोलॉजी से किया जाता है, उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या AI कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर कंप्यूटर इंसानों के दिमाग को कैसे पढ़ सकता है और कैसे उसे कंट्रोल कर सकता है। दरअसल इसके लिए जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है, उसे कहते हैं एल्गोरिथम। एल्गोरिथम आपने सुना भी होगा। जब आप किसी एक खास तरह के वीडियो या फोटो को देखते हैं, तो इंटरनेट कंपनियों को यह पता चल जाता है कि आप क्या देखना चाहते हैं, आपकी पसंद क्या है, और वो आपको उसी तरह की फोटो और वीडियो दिखाने की कोशिश करते हैं बाद में, और उसी तरह का कंटेंट आपको सजेस्ट करते हैं। यही वो समय होता है जब आप एक जाल में फंसते हुए चले जाते हैं, जब आपके दिमाग और पसंद नापसंद पर धीरे धीरे गूगल या फेसबुक जैसी कंपनियों का कब्जा होता चला जाता है। उनके पास आपसे जुड़ी हर छोटी छोटी जानकारी होती है, जिसके आधार पर वो आपकी सोच में बदलाव करना शुरू कर देते हैं। और इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि इन कंपनियों के लिए आप यूजर नहीं हैं, आप कंज्यूमर भी नहीं हैं। इन कंपनियों के लिए आप एक प्रोडक्ट हैं, आपके ऊपर प्रयोग किए जा रहे हैं। आप ऐसा समझ लीजिए कि आप एक प्रयोगशाला में आपको लिटाया जा रहा है और आपके ऊपर प्रयोग किए जा रहे हैं। गूगल और फेसबुक के इस कारोबार के बारे में दुनिया धीरे धीरे जागरूक होने लगी है। आज ही थाईलैंड की सरकार ने इन दोनों कंपनियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने का आदेश दिया है। थाईलैंड की एक अदालत ने फेसबुक और यूट्यूब पर 3000 कंटेंट्स को हटाने का आदेश दिया है। ये वो कंटेंट थे जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो लोगों की सोच में बदलाव करने की नीयत से दिखाया जा रहा था। इनमें कई फेक न्यूज और अश्लील सामग्री भी है। हमें ऐसा लगता है कि फैसले हम खुद ले रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो फैसले सोशल मीडिया के कारण हमारे दिमाग पर थोपे गए होते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि कब सोशल मीडिया में हम जो कुछ पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, उसने हमारे दिमाग को प्रभावित करना शुरू कर दिया और हमारे फैसलों को भी प्रभावित करना शुरू कर दिया। साइबर एक्सपर्ट्स के अनुसार सोशल मीडिया पर कोई भी पोस्ट बहुत सोच समझ कर करनी चाहिए। प्रोफाइलिंग की जाती है हर एक यूज़र की, हर एक एप्लीकेशन प्रोफाइलिंग करती है। फेसबुक इसमें लीडर है क्योंकि उसके पास सबसे ज़्यादा पैरामीटर्स होते हैं। आप जो भी कंटेंट देखते हो, आपने कितनी देर देखा, उसको देख के लाइक किया नहीं किया, आपने कंटेंट बार बार देखा, आपने स्क्रॉल किया तो स्क्रॉलिंग भी रिकॉर्ड करता है कि आपने कहाँ रुके, कितनी बार स्क्रॉल किया, तेज़ी से कर लिया। कि साइकोलॉजी का पूरा प्रोफाइल उनके पास है और उस वजह से वो जो डेटा पुश करते हैं वो बिल्कुल अलाइंड उसी तरीके से होता है कि आप देखना क्या चाहते हो या किधर आपकी वल्नरेबिलिटीज़ हैं जो आपको इग्नाइट कर सकती हैं, मैनिपुलेट करने में हेल्प कर सकती हैं। तो आपकी डिसीजन मेकिंग आपकी नहीं होती है, वो उस कंटेंट की होती है। जो हमेशा से कहता रहा हूँ कि हम जो हैं, हम उस हम उस इन्फॉर्मेशन का प्रोडक्ट हैं जो हमें फीड की गई है बचपन से। जो जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती जाती है, हम एक्चुअली वही बन जाते हैं। ये हमें रियलाइज़ नहीं होता, हमें लगता है कि हम अपने डिसीजंस ले रहे हैं, पर वो डिसीजंस हमारे नहीं होते, वो डिसीजन उस डेटा के होते हैं।
किसी भी बड़ी सोशल मीडिया कंपनी के 3 प्रमुख लक्ष्य होते हैं। पहला लक्ष्य है एंगेजमेंट, यानी आपको सोशल मीडिया की आदत डालना, आपको एंगेज करके रखना और यह तय करना कि आप ज्यादा से ज्यादा देर तक उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बने रहें, उसे कंज्यूम करते रहें। आपने भी ये देखा होगा कि आपको सोशल मीडिया की आदत लग जाती है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो भी हो, चाहे वो गूगल हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, यूट्यूब हो, वो ये कोशिश करता है कि एक बार अगर आप उसके प्लेटफॉर्म पर आ गए तो आप आसानी से वहां से कहीं और ना जाएं। वो आपको एक के बाद एक कंटेंट दिखाता चला जाता है, कंटेंट सजेस्ट करता चला जाता है, आपको बताता है कि किस आदमी ने, आपके किस दोस्त ने कोई फोटो अभी पोस्ट की है और उस फोटो में आपको टैग कर लिया है। फिर आपको पता चलता है कि आपके दोस्त ने एक फोटो टैग की है और जिसमें आपको टैग किया गया है। फिर आप उसे देखते हैं, देखने के बाद फिर रिएक्ट करते हैं, फिर आप उससे बातचीत करते हैं। यानी ये सारे प्लेटफॉर्म्स ये चाहते हैं आप ज्यादा से ज्यादा समय उनके प्लेटफॉर्म पर बिताएं, चाहे आप उसमें चैटिंग कीजिए, चाहे एक दूसरे को फोटो टैग कीजिए या फिर वीडियोस देखिए, कुछ तो करिए, लेकिन आप वहीं पर रहिए और अपना सारा समय आप वहीं बर्बाद करते रहिए। और इस दौरान आपने जो कुछ देखा वो आपके दिमाग को आपको बिना बताए प्रभावित करता चला जाता है। इसके बाद आता है ग्रोथ का लक्ष्य। इसमें वो कंपनी आपको ही अपने विस्तार का माध्यम बनाती है। आप अपने दोस्तों के साथ एक नेटवर्क बना लेते हैं और धीरे धीरे आपके और नए दोस्त, आपके और परिवार के नए सदस्य इसमें जुड़ते चले जाते हैं। यानी सारे के सारे लोग एक ही प्लेटफॉर्म पर आ जाते हैं। आपने देखा होगा आपके सारे दोस्त या आपका परिवार के सारे लोग कई बार फेसबुक पर हैं और लगातार वो फेसबुक पर एक दूसरे को पोस्ट लिखते रहते हैं, संदेश भेजते रहते हैं, फोटो भेजते रहते हैं। फिर आता है नंबर रेवेन्यू का, यानी आपके जरिए कमाई करने का। इसमें कोई भी इंटरनेट कंपनी आपको विज्ञापन दिखाकर कमाई कर रही होती है। आपको विज्ञापन दिखाए जाते हैं। जब आप उनके पूरे झांसे में आ जाते हैं, जब आप इस अंधे कुएं में प्रवेश कर चुके होते हैं और वहां से निकल नहीं सकते, फिर वहां पर आपको अलग अलग तरह के विज्ञापन दिखाए जाते हैं और उन विज्ञापनों का ये कंपनियां पैसा लेती हैं। तीसरी स्टेज तक आते आते आपके व्यवहार को फेसबुक जैसी कंपनियां पूरी तरह समझ भी चुकी होती हैं और पूरी तरह अपने कंट्रोल में ले चुकी होती हैं। इसे आप इंसान के दिमाग की हैकिंग भी कह सकते हैं। यानी अब आपके दिमाग की हैकिंग हो गई। अब आप असल में उसके कंट्रोल में। आपको लगता है कि फेसबुक आपके कंट्रोल में है या गूगल आपके कंट्रोल में है, ट्विटर आपके कंट्रोल में है, लेकिन असल में आप इनके कंट्रोल में होते हैं। शायद आप भी ये सोचते होंगे कि इंटरनेट पर मौजूद ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए आप कोई पैसा तो चुकाते नहीं हैं, ये सब आपको मुफ्त में मिल रहा है, तो फिर मुफ्त में आप ये सब सेवाओं का फायदा क्यों ना लें। यानी फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम जैसी सर्विसेज आपके लिए बिल्कुल फ्री हैं। सच्चाई है कि अलग अलग एडवर्टाइजर्स इन कंपनियों को पैसा देते हैं और उस पैसे में आपकी कीमत भी शामिल होती है। सिर्फ 60 सेकंड में पूरी दुनिया में 3 लाख और भारत में करीब 30,000 फेसबुक पोस्ट शेयर किए जाते हैं। बहुत से फेसबुक यूजर्स बिना सोचे समझे या अनजाने में फेक न्यूज को भी आपस में शेयर कर लेते हैं और उससे भी फेसबुक की कमाई होती है। डेटा को अब दुनिया में नया ऑयल कहा जाता है। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी मांग लगातार बढ़ रही है। वर्ष 2019 में भारत में फेसबुक ने 892 करोड़ और गूगल ने 4000 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया था सिर्फ भारत में। फेसबुक का नेटवर्थ 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। वर्ष 2020 में भारत का रक्षा बजट करीब 3,37,000 करोड़ रुपए है और फेसबुक का ये हमने आपको जो पैसा बताया ये उससे भी 3 गुना ज्यादा है। इसी तरह गूगल का नेटवर्थ 46 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। 46 लाख करोड़ रुपए। भारत की अर्थव्यवस्था का आकार ही लगभग 140 लाख करोड़ रुपए है। यानी गूगल जैसी 3 कंपनियां मिलकर भारत की अर्थव्यवस्था के बराबर बैठती हैं। आप कह सकते हैं कि इन कंपनियों में मौजूद सुपर कंप्यूटर्स में आपसे जुड़ी इतनी जानकारी है जितना शायद आपको भी अपने बारे में पता नहीं होगा। इस समय कोविड-19 के संक्रमण की वजह से पूरी दुनिया में लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, इसलिए सोशल मीडिया पर लोग एक दूसरे के और ज्यादा करीब आ रहे हैं। सोशल मीडिया की अब पहले से भी ज्यादा कमाई हो रही है सोशल मीडिया कंपनियों की। भारत के लोगों का सबसे पसंदीदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक है, जिसके 35 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हमारे देश में हैं। यानी भारत में हर चौथा व्यक्ति फेसबुक का इस्तेमाल करता है। हर चौथा व्यक्ति। भारत में फेसबुक यूजर्स की संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा है। यानी फेसबुक के लिए भारत सबसे बड़ा बाजार है और अनुमान है कि वर्ष 2023 तक यूजर्स की संख्या बढ़कर 45 करोड़ हो जाएगी।
एक आम भारतीय हर दिन औसतन 3 से 4 घंटे सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता है और यह भी दुनिया में सबसे ज्यादा है। यहां सोशल मीडिया का मतलब फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम से है। वर्ष 2019 और 2020 में 73% फेसबुक यूजर्स की उम्र 18 से 24 वर्ष के बीच थी। तो सोच लीजिए हमारा जो यूथ है, वो हमारे जो युवा हैं वो क्या कर रहे हैं। 3 से 4 घंटे हर रोज वो सिर्फ सोशल मीडिया पर बिता रहे हैं। फेसबुक के बाद भारत के लोगों का दूसरा सबसे पसंदीदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप है। व्हाट्सएप के 30 करोड़ यूजर्स हैं। तीसरे नंबर पर इंस्टाग्राम आता है जिसके 10 करोड़ यूजर्स हमारे देश में हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जिसे लोगों से मिलना जुलना, बातें करना और उनसे अपना कंटेंट शेयर करना पसंद है। एक रिसर्च के मुताबिक ट्विटर पर फेक न्यूज की रफ्तार सच्ची खबरों से 6 गुना ज्यादा तेज होती है। फिर से सुन लीजिए, फेक न्यूज की रफ्तार सच्ची खबरों से 6 गुना ज्यादा तेज होती है ट्विटर पर। फेक न्यूज फैलाने में इंसानों की रफ्तार रोबोट से ज्यादा होती है और अगर यह फेक न्यूज राजनीति से जुड़ी हो तो इसकी रफ्तार और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए फेक न्यूज को रोकना बहुत मुश्किल होता है। तो कई बार आपने देखा होगा, आप कोई सच्ची खबर वायरल करना चाहते हैं, आप कोई पॉजिटिव खबर वायरल करना चाहते हैं, नहीं होती। आप कोई अच्छा काम आपने किया है, आपने कोई अच्छा स्टेटमेंट दिया है, आपने कोई अच्छी जानकारी शेयर की है और आप चाहते हो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे, नहीं पहुंचेगी, वो वीडियो कभी वायरल नहीं होगा। लेकिन अगर आप कोई नेगेटिव चीज़ शेयर करना चाहते हैं, कोई मारपीट का वीडियो शेयर करना चाहते हैं, कोई अपमानजनक ऐसा वीडियो शेयर करना चाहते हैं जो बहुत आपत्तिजनक है, तुरंत वायरल हो जाएगा। किसी की हत्या हो रही है और लाइव हत्या होती हुई दिख रही है, आप इसे वायरल करना चाहते हैं, तुरंत हो जाएगा। चोरी करने के तरीके आप चाहते हैं वायरल हो जाए, तुरंत वायरल हो जाएगा। बॉम्ब कैसे बनाया जाए, ये वायरल हो जाएगा। लेकिन इलाज कैसे किया जाए, नौकरियां कैसे पाई जाएं, अच्छी पढ़ाई कैसे की जाए, अच्छा मनुष्य कैसे बना जाए, अगर आप ये वायरल करना चाहते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, बहुत मुश्किल है। ये बात अब तक आपने जान ली होगी। इसका मतलब यह है कि जो फेक न्यूज़ है और जो नेगेटिव न्यूज़ है वो तेज़ी से फैलती है आग की तरह, और जो सच्ची खबर है वो आगे नहीं बढ़ पाती। नौजवान पीढ़ी के लिए सोशल मीडिया एक तरह से एक ड्रग्स का काम कर रहा है। आप तो आजकल चारों तरफ ड्रग्स के बारे में सुन रहे हैं। आप देख रहे हैं कि बॉलीवुड के बहुत बड़े बड़े कलाकार ड्रग्स ले रहे हैं। लेकिन जो सोशल मीडिया की जो लत है ये भी एक ड्रग की तरह है। वर्ष 2012 के बाद अमेरिका में आत्महत्या के मामलों में बहुत तेजी आई। इसके लिए सोशल मीडिया को बहुत जिम्मेदार माना जाता है, क्योंकि यही वो समय था जब 10 साल से 19 साल की उम्र के बीच के ज्यादातर नौजवान पहली बार सोशल मीडिया से परिचित हुए थे। इस शताब्दी के पहले दशक के मुकाबले दूसरे दशक यानी 2010 से 2020 के बीच अमेरिका में आत्महत्या की दर में 70% तक बढ़ोतरी हुई है। इनमें बड़ी संख्या में 10 से 19 साल की लड़कियां हैं और यह देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा खतरा इसी उम्र के बच्चों पर है, क्योंकि वो एक सोशल मीडिया आइडेंटिटी को जीने लगते हैं और उनके लिए दूसरों के लाइक्स, दूसरों के कमेंट्स बहुत महत्वपूर्ण होने लगते हैं। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार कम उम्र में बच्चों के दिमाग पर सोशल मीडिया बहुत बुरा असर डाल रहा है। ये भी एक तरीके से ड्रग एडिक्शन की तरह है और हमारे देश के बच्चे और उनके माँ बाप अभी इस नई ड्रग को समझ नहीं पा रहे हैं। ये रिवॉर्ड सर्किट पे काम करता है, यानी कि अगर आपको फ़ायदा होता जा रहा है, नाम मिल रहा है, इन आइडेंटिफिकेशन हो रही है आपकी, तो आपको रिवॉर्ड मिल रहा है और आपकी लाइक्स हो रही है पोस्ट, तो आपको एक अंदर से खुशी मिल रही है। इसकी वजह से आप बढ़ते जाएंगे और टाइम यूटिलाइज करते जाएंगे। और इन केस अगर आपको उस तरह से रिवॉर्ड नहीं मिला, कम हुआ आपका डिसलाइक्स, तो आपको डिसअपॉइंटमेंट होगा। यानी अब डिसअपॉइंटमेंट में 2 तरह के रिएक्शंस होंगे। या तो आप डिप्रेशन में जाएंगे और गिल्ट में जाएंगे कि मैं इस लायक नहीं हूँ, मैं बेकार हूँ, मैं इतना भी नहीं कर सकता जो बाकी लोग कर रहे हैं। या फिर आप गुस्सा, एग्रेशन में आएंगे, जिसमें आपको लगेगा कि ऐसा बाकी में क्या है जो मेरे अंदर नहीं। तो जनरली जो आपके बिहेवियर रिएक्शंस होते हैं वो रिवॉर्ड वाला हुआ तो आपका समय बढ़ा, और रिवॉर्ड वाला नहीं है तो आप डिप्रेशन, गिल्ट और फ्रस्ट्रेशन में जाएंगे। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या सोशल मीडिया के लिए भी एक आचार संहिता बनाई जाए? कोई तो नियम बनाने पड़ेंगे, कोई तो रूल बनाने पड़ेंगे, कुछ तो कदम उठाना पड़ेगा। क्योंकि आज आप जानते हैं, अगर आप टीवी देखते हैं तो टीवी पर जो भी आप देख रहे हैं, चाहे आप सीरियल्स देखते हैं
या आप न्यूज़ देखते हैं, ये सब कानूनों से का पालन करती हैं। इनके लिए कानून बने हुए हैं। अगर आपको न्यूज़ चैनल पर कोई परेशानी है तो आप उसकी शिकायत कर सकते हैं और ये सारे न्यूज़ चैनल कानून के अंतर्गत काम करते हैं। अगर आप सीरियल्स देखते हैं, एंटरटेनमेंट देखते हैं, उनके लिए भी अलग कानून बना हुआ है। अगर आप फिल्में देखते हैं तो फिल्म के लिए सेंसर बोर्ड बना हुआ है। सेंसर बोर्ड ये तय करता है कि कौन सी फिल्म रिलीज होगी, उसमें कितने कट्स लगेंगे, उसे कौन सा सर्टिफिकेट दिया जाएगा। लेकिन सोशल मीडिया पर अभी तक कोई रेगुलेशन नहीं है। सोशल मीडिया पर आप कुछ भी डाल सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी दिखा सकते हैं। YouTube पर आजकल बहुत सारे लोगों ने अपने छोटे छोटे चैनल्स बना लिए हैं, क्योंकि YouTube पर कोई भी अपना चैनल बना सकता है और किसी के बारे में कुछ भी कह सकता है। वो किसी नियम कानून के अंतर्गत नहीं आता। और इसी तरीके से ये सारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इन पर भी कोई कानून नहीं है। अगर आप सोशल मीडिया पर सक्रिय रहते हैं तो आपको इन 5 बातों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। पहला, बहुत जरूरी ना हो तो अपने सारे नोटिफिकेशंस ऑफ करके रखें। दूसरा, गूगल के अलावा दूसरे सर्च इंजन्स का भी इस्तेमाल जरूर करें। आप लोग सोचते होंगे कि एक ही सर्च इंजन है और वो है गूगल। गूगल के अलावा भी बहुत सारे सर्च इंजन्स हैं, आप कभी कभी उनका भी इस्तेमाल कीजिए। तीसरी बात, कभी भी किसी वीडियो को देखने के बाद उसके नीचे आने वाले सजेस्टेड वीडियोस को ना देखें। अगला पॉइंट, बिना कारण किसी पोस्ट को लाइक और शेयर ना करें। अगला पॉइंट, फेसबुक और ट्विटर को यह अनुमान ना लगाने दें कि आपकी विचारधारा क्या है। इसके लिए कुछ विपरीत विचारधारा के लोगों को भी आपको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी आदतों को देखकर आपके प्रोफाइल को स्टडी कर लेते हैं और फिर उसी हिसाब से आपका इस्तेमाल करते हैं। तो सोशल मीडिया को हो सकता है आप बहुत कैजुअली लेते होंगे, आप इसे लेकर गंभीर नहीं है और आपको लगता होगा कि आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को मुफ्त में इस्तेमाल कर रहे हैं। स्थिति उल्टी है। ये सोशल मीडिया कंपनियां आपको इस्तेमाल कर रही हैं और उसके बदले में बहुत मोटा पैसा भी कमा रही हैं। इसलिए आप सबको सावधान रहने की जरूरत है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.